आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 10वीं से 17वीं सदी के भारत को देखेंगे। हाँ, लेकिन एक खास नजरिए से। बिल्कुल, उन यात्रियों की आंखों से जो दूर देशों से यहाँ आए थे। हमारे पास जो है वो उनके लिखे हुए वृत्तांत है। और ये हमें उस जमाने की एक झलक देते हैं। सोचिए, ये लोग हजारों मील का सफर करके आए, कोई ज्ञान के लिए, कोई व्यापार के लिए, ये शायद बस रोमांच की तलाश में। हाँ नई जगह, नए लोग, अलग रीति रिवाज। हाँ। तो आज हम मुख्य रूप से 3 ऐसे मुसाफिरों पर ध्यान देंगे: अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। चलिए देखते हैं उनके अनुभवों से हमें क्या पता चलता है। तो शुरुआत करते हैं अल बिरूनी से। 11वीं सदी में वो ख्वारिज्म से थे, आज का उज्बेकिस्तान। हाँ, और वो महमूद गजनवी के साथ एक तरह से बंधक बनकर गजनी आए थे, पर यहीं भारत में उनकी रुचि जागी। और वो कोई आम यात्री नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। अल बिरूनी एक जबरदस्त विद्वान थे, कई भाषाएं जानते थे, सीरिया, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भी सीखी उन्होंने। ये बड़ी बात है। जी हाँ, उन्होंने काफी समय यहाँ के ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ बिताया। भारतीय दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, इन सब में गहरी दिलचस्पी ली। और इसी का नतीजा थी उनकी किताब किताबुल हिंद। जी, अरबी में लिखी गई। और इसमें क्या नहीं था? धर्म, दर्शन, त्योहार, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, यहाँ तक कि मूर्ति कला, कानून, सब कुछ। हाँ, उन्होंने अनुवाद भी किए हैं ना। हाँ बिल्कुल, संस्कृत ग्रंथों का अरबी में और यूक्लिड जैसे यूनानी गणितज्ञ के कामों का संस्कृत में भी। सोचिए। लेकिन उन्हें कुछ मुश्किलें भी आई भारत को समझने में। हाँ, उन्होंने लिखा भी है इसके बारे में। भाषा का फर्क तो था ही, संस्कृत और अरबी फारसी काफी अलग हैं। फिर धार्मिक प्रथाओं में अंतर, और वो कहते थे कि स्थानीय लोगों में थोड़ा अभिमान भी था। और जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने लिखा। हाँ, उन्होंने उसका वर्णन किया, तुलना की प्राचीन फारस के सामाजिक वर्गों से। लेकिन एक दिलचस्प बात है, वो अपवित्रता या छुआछूत की जो धारणा थी, उसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ मानते थे। अच्छा। उनका मानना था कि कोई चीज अगर अपवित्र हो जाती है तो वो वापस पवित्र होने का रास्ता ढूंढ लेती है, जैसे सूरज हवा को साफ कर देता है। ये उस वक्त के हिसाब से काफी अलग सोच थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते। 14वीं सदी, इब्न बतूता। हाँ, इब्न बतूता, जिन्हें घूमने का जुनून था। वो मानते थे कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, दुनिया घूमने से मिलता है। बिल्कुल। और भारत आने से पहले ही वो मक्का, सीरिया, इराक, फारस, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, कहाँ नहीं घूम चुके थे। फिर 1333 में वो सिंध पहुंचे। हाँ, और वहां से दिल्ली गए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने। और सुल्तान तो काफी प्रभावित हुए उनसे। बहुत, इतने कि उन्हें दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ भी हुई थी शायद। जी, कुछ मतभेद हुए और उन्हें कुछ समय जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन फिर सुलह हो गई और सुल्तान ने उन्हें अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया। उनकी किताब रहला में भारत के बारे में क्या खास बातें मिलती हैं? ओह, बहुत कुछ। उनके लिए जो भी अनोखा था उन्होंने उसका जिक्र किया, जैसे नारियल। नारियल, हाँ, उन्होंने उसकी तुलना इंसान के सिर से की थी। बिल्कुल। और पान के बारे में भी लिखा, कैसे खाते हैं वगैरह। ये छोटी छोटी चीजें उस समय के समाज और संस्कृति की झलक देती हैं। शहरों का भी जिक्र किया उन्होंने। दिल्ली। हाँ, दिल्ली को एक बहुत बड़ा घनी आबादी वाला शहर बताया। कहा कि दौलताबाद भी कुछ कम नहीं था। बाजारों की रौनक, मस्जिदें, मंदिर, सब कुछ। यहाँ तक कि नाचने गाने वालों के सार्वजनिक प्रदर्शन का भी जिक्र है। और एक चीज जिससे वो बहुत प्रभावित हुए, वो थी भारत की डाक व्यवस्था। अच्छा, डाक व्यवस्था। जी हाँ, 2 तरह की थी। एक घोड़ों वाली उलुक और एक पैदल दौड़ने वालों की दावा। और ये पैदल वाली ज्यादा तेज थी। कमाल है। इससे सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, बल्कि कहते हैं खुरासान से फल तक दिल्ली पहुंच जाते थे। सोचिए कितनी कुशल व्यवस्था थी। हाँ, लेकिन सफर खतरनाक भी था। बहुत। डाकुओं के हमले आम बात थे। उन्होंने खुद भी ऐसे हमलों का सामना किया था। इब्ने बतूता ने दास प्रथा के बारे में भी लिखा है ना? हाँ, उन्होंने देखा कि दास दासियों को खुलेआम खरीदा बेचा जाता था, तोहफों में दिया जाता था। घरेलू काम तो करते ही थे, संगीत और गायन में भी माहिर होते थे। और सुल्तान उनका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी करते थे। जी, अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों का इस्तेमाल करते थे। ये सब उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा है। चलिए अब 17वीं सदी की ओर चलते हैं। फ्रांसवा बर्नियर। हाँ, फ्रांसीसी यात्री। ये चिकित्सक थे, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार भी। वो मुगल साम्राज्य में मौके तलाशने आए थे। बिल्कुल। और वो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिको के चिकित्सक भी रहे कुछ समय तक। बर्नियर का नजरिया थोड़ा अलग था, है ना? वो तुलना बहुत करते थे। हाँ, ये उनकी खासियत थी। वो भारत में जो भी देखते उसकी तुलना यूरोप से, खासकर फ्रांस से करते।
और ज्यादातर उन्हें यूरोपीय व्यवस्था बेहतर लगती थी। उनका एक मुख्य विचार था भारत में निजी जमीन का ना होना। सही कहा। वो मानते थे कि सारी जमीन बादशाह की है, जो वो अपने अमीरों में बांट देता है, और उनके हिसाब से ये राज्य और लोगों दोनों के लिए हानिकारक था। क्यों? उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि जब जमीन अपनी नहीं है तो अमीर लोग उसमें लंबे समय के लिए निवेश क्यों करेंगे, क्यों उसे बेहतर बनाएंगे। तो इससे खेती बर्बाद होती थी। उनके अनुसार हाँ, खेती का विनाश, किसानों का उत्पीड़न, और समाज में बस दो ही वर्ग रह जाते थे, बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब। बीच का कोई वर्ग नहीं, मतलब मध्यम वर्ग नहीं था। हाँ, मध्य की स्थिति के लोग नहीं थे, ऐसा उन्होंने लिखा। और ये विचार काफी प्रभावशाली हुआ आगे चलकर। अच्छा, कैसे? क्योंकि बाद के कई यूरोपीय विचारकों ने, जैसे मॉन्टेस्क्यू वगैरह ने, बर्नियर के इसी विचार को आधार बनाया और प्राच्य निरंकुशतावाद का सिद्धांत दिया। मतलब इसने भारत की एक खास छवि गढ़ने में भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भारत में सोना चांदी बहुत आता है बाहर से। हाँ, ये विरोधाभास उन्होंने नोट किया, क्योंकि भारत के उत्पाद रेशम, कपास, नील, गलीचे, सोने चांदी के कपड़े, इनकी दुनिया भर में मांग थी, तो पैसा तो आता था। और उन्होंने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा। जी, उनका मानना था कि ये शहर शाही खेमे पर निर्भर थे। जहां बादशाह गया, शहर चल पड़ा। उन्होंने राजकीय कारखानों का भी जिक्र किया, जहां कारीगर काम करते थे। बर्नियर ने सती प्रथा का भी जिक्र किया है। हाँ, काफी विस्तार से और मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने एक 12 साल की बच्ची को देखा था जिसे जिंदा जलाया जा रहा था। उन्होंने लिखा कि कुछ औरतें तो शायद खुशी से जाती थी, पर कईयों को मजबूर किया जाता था। ये एक ऐसा विषय था जिसे उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी समाजों के बीच एक बड़े फर्क के तौर पर देखा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है इन सभी वृत्तांतों में। क्या? कि ये ज्यादातर पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, ये तो है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा, सती प्रथा का जिक्र तो किया, लेकिन अक्सर जो समाज के पूर्वाग्रह थे, उन्हें सामान्य मानकर ही लिखा। जैसे इब्न बतूता ने दासियों के बारे में बताया, या बर्नियर ने सती को पश्चिमी पूर्वी अंतर का प्रतीक माना। हाँ, लेकिन महिलाओं का जीवन सिर्फ यही तो नहीं था। वो खेती में, दस्तकारी में, व्यापार में, हर जगह थी। पर इन यात्रियों का ध्यान शायद उन आम मेहनतकश महिलाओं पर कम गया। बिल्कुल। उनकी कहानियां इन वृत्तांतों में ज्यादा नहीं मिलती। तो अल बिरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर, इन सब के नजरिए से हमें 10वीं से 17वीं सदी के भारत की एक दिलचस्प बहुरंगी तस्वीर मिलती है। हाँ, ये वृत्तांत उस दौर के समाज, संस्कृति, रोजमर्रा की जिंदगी को समझने के लिए वाकई अनमोल हैं, ज्ञान का खजाना है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये तस्वीर अधूरी हो सकती है। जी हाँ, ये एक खास नजरिए से है। पुरुषों का नजरिया और उनके अपने पूर्वाग्रह भी इसमें शामिल हैं, जैसे बर्नियर का लगातार यूरोप को बेहतर मानना। महिलाओं के अनुभव, आम लोगों के अनुभव, वो अक्सर अनकहे रह गए। बिल्कुल। और एक सवाल और है सोचने के लिए। क्या? उन भारतीयों के बारे में क्या, जिन्होंने इसी दौर में भारत से बाहर की यात्राएं की, समुद्र पार, पहाड़ पार। हाँ, उन्होंने क्या देखा होगा? उनके अनुभव क्या रहे होंगे? शायद उनकी कहानियां अभी भी कहीं दबी हुई हैं, खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये एक दिलचस्प विचार है।